ये गाथा मैं कर्नल ललित राय के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाने जा रहा हूँ। मैं कर्नल ललित राय 1st बटालियन 11th गोरखा राइफल्स का कमांडिंग ऑफिसर था। तभी 99 का कारगिल युद्ध छिड़ गया। मुझे मेरी बटालियन के साथ खालूबार ऊंचाइयों को दुश्मन के चंगुल से छुड़ाने का काम दिया। खालूबार बटालिक सेक्टर में पड़ता है। मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 14 घंटे की खड़ी चढ़ाई चढ़नी थी। वो जुलाई की 2 तारीख थी जब हमने खालूबार की ऊंचाइयों को भारत में समेटने की शुरुआत की। मैंने अपनी बटालियन के सबसे फिट 600 से 700 जवान लिए और मैं निकल पड़ा खालूबार पे भारत का तिरंगा लहराने। मैंने अपने जवानों से बस एक बात कही कि सर में कफन बांधो और कभी सोचना नहीं कि हम वापस आएगा, जिसकी वजह से मेरा हर सैनिक अमर हो गया। वह एक असंभव लक्ष्य था। पहाड़ी की ऊंचाइयों से दुश्मन लगातार गोलियों की बारिश कर रहा था। हम ढंग से देख भी नहीं पा रहे थे क्योंकि खालूबार एक ऐसी चढ़ाई थी जिसमें हमारी नाक हमारे अगले कदम को छू रही थी। जब हम अपनी चढ़ाइयाँ कर रहे थे तब मैंने अपने जवानों से कहा कि मैं तुम्हारी आगे से नेतृत्व करेगा। मुझे पता था कि कोई भी कमांडिंग ऑफिसर कभी भी आगे से नेतृत्व नहीं करता। इंडियन आर्मी की एक प्रथा है जिसमें आपको कोई भी इक्विपमेंट आपके साइज का नहीं, या तो वो बहुत बड़ा होगा या बहुत ही छोटा। वैसा ही मेरे साथ हुआ जिसमें मुझे अपने पैरों के साइज से ज़्यादा बड़े स्नो बूट्स मिल गए। मैं खालूबार की ऊंचाइयाँ चढ़ ही रहा था कि एक गोली मेरे पैरों में आकर लगी, मगर मेरे बड़े जूतों की वजह से वो आर पार हो गई। मैंने अपने जहन में बस एक ही बात रखी कि चाहे मैं जीवित रहूं या मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं, मगर मैं यहीं बैठकर दुश्मन की आर्टिलरी सेलिंग से नहीं मरूंगा, क्योंकि मैं एक कायर की मौत नहीं मरूंगा जो कि एक दूर बैठे दुश्मन की सेलिंग से हो। मैंने सोचा कि अगर मैं कोशिश करूंगा तो शायद मैं खालूबार को भारत के नक्शे में दोबारा शामिल कर पाऊँ। मुझे आज भी याद है कि जब हम दुश्मन के बंकरों के सिर्फ 550 मीटर की दूरी पर थे तब वहाँ का मंजर बहुत ही भयानक हो चुका था कि गोलियां आंधियों की तरह हमारी तरफ आ रही थी। जब हम दुश्मन से सिर्फ और सिर्फ 360 मीटर की दूरी पर थे तब हमें 2 से 3 बार अपनी पोजीशंस पे रुकना पड़ा। मैंने अपने हर सैनिक को बोला कि सब कवर लेके बैठ जाएं, क्योंकि अब गोलियां सुनामी की तरह हम पे लहर बरसा रही थी। दुश्मनों ने अपने बंकरों में एमएमजी लगा रखी थी, जिसके कारण हमारी कठिनाइयाँ बढ़ गई। दुश्मन हम पे 40 से 60 मशीन गन इस्तेमाल कर रहा था। एक एक मशीन गन 1000 गोलियां प्रति मिनट की रफ्तार से चल रही थी। हम ऊंचाइयों पर थे, हम थक चुके थे। हमारे बैकपैक और गन अलग से 40 केजी का भार बढ़ा रहे थे, जिसको हमें उतारना पड़ा था क्योंकि अब हम उसे उठा ना पा रहे थे। अचानक से एक घटना हुई, उसने मेरी रूह कपा दी। मैं अपने पोजीशन पे था तभी पाकिस्तानियों की ओर से एक ग्रेनेड आया। मेरे सामने मेरा जवान रेडियो ऑपरेटर खड़ा था। तभी वो ग्रेनेड मेरे रेडियो ऑपरेटर के सामने फट गया, जिसके कारण उसके पेट में एक छोटा सा छेद हो गया, जिससे उसकी आंतें बाहर आने लगी। वह जिंदा था। अपने आप को बचाने के प्रयास में उसने अपनी आंतें वापस डालनी शुरू किया। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि एक कमांडर होने के नाते मुझ पर क्या बीत रही होगी जब मैं अपने बेटे जैसे जवान की यह हालत देखूं। मैंने उस जवान को अपनी गोद में लेटाकर बोला, बेटा थोड़ा दर्द सह ले,
मैं आगे जाता हूँ, जल्द से जल्द दुश्मन को मार के मैं खुद अपने कंधों पे तुझे नीचे ले जाएगा और ट्रीटमेंट कराएगा। आई वॉज हेल्पलेस। मेरे जवान चोटिल होके गिर रहे थे, बट आई कुडंट डू एनीथिंग। वो बहुत ही भयानक मंजर था मेरे लिए। मेरे जवान सैनिक पूरी तरह से घायल हो चुके थे। उनके शरीर से खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तभी उसमें से एक जवान ने आके मुझसे बोला, साहब हम जानते हैं कि आपको पहाड़ पर चढ़ना है ज्यादा लोगों को लेके। मैं भी जानता था कि मुझे पहाड़ पे चढ़ना है सूरज के पैगाम देने से पहले। अगर मैं सूर्योदय होने से पहले ऊपर नहीं चढ़ा तो समझो मैं तो पूरी तरह खत्म हो जाऊंगा। वह लोग प्लस पॉइंट पे बैठे थे, पहाड़ी के ऊपर, जो कि सूरज की रोशनी में हमें मक्खियों की तरह कुचल डालेंगे। मेरे चोट से कर्रा रहे सैनिकों ने कहा, साहब आप जाइए, मैं आपका साथ देगा, मगर थोड़ा जल्दी आइए, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत महसूस हो रहा है, बहुत खून बह रहा है, हमें जीना है साहब। मुझ पर बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। मुझे चोटी पे जल्द से जल्द पहुंचना था और दूसरी ओर मेरा जवान इतनी दर्द से कर्रा रहा था। मैंने उन्हें पत्थरों के पीछे कवर दी और उनकी गन पहाड़ की चोटी पर निशाना लगा के बोला, बेटा तुम फायर करते रहो, दुश्मन की तरफ हम जाएगा। मैंने अपनी पलटन से कुछ फिट जवानों को लिया और मैं चला गया। मेरे जवान नीचे से फायर करते रहे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से गोलियाँ कितनी बड़ी होती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हथेली की छोटी उंगली जितनी, मगर हम पे उस वक्त हमारी हथेलियों से भी बड़ी गोली चल रही थी। ऐसी गोलियाँ तो पत्थर को भी आर पार कर सकती। इतनी बड़ी बड़ी गोलियाँ अपने अंदर समा रहे थे मेरे। मैं भी वहीं अपने प्राण त्याग देता अगर वह गोली मेरे बाइनोकुलर से लगकर ना चली जाती। मैं पहाड़ी पर चढ़ चुका था। मैं लड़ता रहा। आखिर में मेरे पास सिर्फ 2 गोलियां ही बची। मेरे जवानों का भी यही हाल था। उनके पास भी सिर्फ 1 या 2 ही गोलियां बची थी। सप्लाईज अभी तक पहुंचे नहीं थे। तब मैंने सोचा कि मैं इसमें से 1 गोली दुश्मन को मारूंगा और 1 खुद को, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं दुश्मन के हाथ में चलूं। मैं अपने जवानों के साथ ऊपर था। तब एक घंघोर शांति थी। दुश्मन अब हमारे नीचे थे। उन्होंने मुझे गाली देना शुरू किया। तब मैंने भी गाली देना शुरू किया, जो कि पंजाबी गालियाँ थी, जो मैंने अपने IMA के एक पंजाबी बैचमेट से सीखी थी। लेकिन वो मुझ पर भारी पड़ रहे थे गालियों के बारे में, क्योंकि वो 10 से 15 दे रहे थे और मैं सिर्फ अकेला दे रहा था। मैंने अपने जवानों से बोला, जवान गाली दो, मगर वो एक दूसरे में फुसफुसाने लगे, तू दे, नहीं तू दे। मगर कोई नहीं दे रहा था, क्योंकि नेपाली में गाली को हराम माना जाता है। मगर कमांडिंग ऑफिसर का ऑर्डर गुरखा के लिए पत्थर की लकीर है। वे लोग दिए पे दिए जा रहे थे। वे हमारे पास आए जा रहे थे। तब एक जवान उठा और बोला, पाकिस्तानी कुत्ता साला ऊपर आया तो मुंडी काट डालेगा। फिर हमारे अंदर खामोशी थी कि अब हमारा क्या होगा। फिर एक जवान उठा और उसने बोला, साहब गोली नहीं है तो क्या हुआ, कुकरी है ना, आखिरी दम तक काटेगा। फिर तो मानो जोश की दहाड़ उमड़ी और जवानों का मनोबल बढ़ गया। हम सिर्फ 40 थे ऊपर। पाकिस्तानी ऊपर की ओर बढ़ने लगे। तभी मैंने एक आवाज़ सुनी। हाँ, वो मेरे जवान थे। उन्होंने कहा, तभी मैंने देखा एक पाकिस्तानी पठान की मुंडी पहाड़ी से नीचे गोल गोल घूमते हुए गिर रही थी। पाकिस्तानी पठान 6-6 फुट के थे और मेरे जवान मुझे कई कम कद में, मगर उन्होंने अपनी खुकरी निकाली और कूद कूद कर उनका सर धड़ से अलग कर दिया। इसी के साथ उस युद्ध में गोरखा राइफल्स का शौर्य अमर रहा। मेरे जवानों ने अपने हर घायल या शहीद साथियों का बदला चुन चुन के लिया। मेरे हर जवान के खुकरी पर लाल रंग बड़े बखूबी चमक रहा था। वे चांद की रोशनी में भगवान के अवतार लग रहे थे। हमने खालूबार को दुश्मनों से पूरा साफ कर दिया।
मुझे वापस लौटने में बस थोड़ी देर हो गई। उसकी वजह से जब मैं वापस अपने घायल जवान के पास पहुंचा तो देखा वो जवान अभी भी अपनी गन की बैरल पहाड़ की चोटी पर लगा के बैठा था। उसकी मैगजीन पूरी खाली हो चुकी थी। वह अभी भी ट्रिगर को दबा रहा था। बस उसके जहन में अब जान नहीं बची थी। वह मृत्यु में समा चुका था। वह लड़ता रहा और चोटी की तरफ फायर करता रहा। He fought till his last breath. मैंने जब अपने जीवित साथियों को गिनने बोला तब मुझे रोने का बहुत मन किया। हम 600 में से सिर्फ 8 बचे थे। तभी आर्टिलरी सेलिंग पहाड़ की चोटी पर होने लगी, जो कि हमारी थी, और मेरा वैसे रीइंफोर्समेंट लेके आ गया। हम खालूबार में 4 दिन और 3 रात तक लड़े बिना सोए। I am proud of my boys who fought with me till their last breath. मैं कर्नल ललित राय, कमांडिंग ऑफिसर ऑफ 111 गुरखा राइफल्स। कर्नल ललित राय को इस अतुल्य साहस और पराक्रम के चलते उस समय के प्रेसिडेंट श्री के.आर. नारायण द्वारा वीर चक्र से पुरस्कृत किया गया। मैं उनके और उनके साथियों के इस जज्बे और देश प्रेम को दिल से सम्मान करता हूँ और मैं उन्हें और उनके हर साथी को सलाम करता हूँ। जय हिंद। तो यह थी कर्नल ललित राय और उनके साथियों की गाथा। मैं हर उस वीर को सलाम करता हूँ जो खालूबार को वापस लाने के लिए पूरी बहादुरी से लड़ा।